नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की ज्यादातर बड़ी खबरें राजनीति की दुनिया से हैं। आज अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव को उनके गढ़ में जाकर ललकारा। अमित शाह बिहार के उस इलाके में गए जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है। सीमांचल की धरती पर अमित शाह ने नीतीश कुमार को धोखेबाज, मौकापरस्त और पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया। मुस्लिम डोमिनेटेड पूर्णिया में जाकर अमित शाह ने कहा, जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह के इस भाषण के कुछ अंश वाकई में सुनने लायक हैं, मैं आपको सुनवाऊंगा। कांग्रेस की खबर यह है कि आज अशोक गहलोत ने साफ साफ बता दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, नामांकन भरेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अशोक गहलोत थोड़े दिन में कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे। यह भी तय हो गया कि अध्यक्ष बनने के बाद अशोक गहलोत को राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी बात आज करेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स ने आज जश्न मनाया क्योंकि उनकी शिवसेना को दशहरे के दिन शिवाजी पार्क में रैली करने की परमिशन मिल गई। यह परमिशन हाई कोर्ट से मिली, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले गए। यूपी में अखिलेश यादव आजम खां को लेकर गवर्नर के पास पहुंचे। अखिलेश ने योगी सरकार के जुल्म और ज्यादती की बात की, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं बिहार में अमित शाह की हुंकार से। आज होम मिनिस्टर अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे थे। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बीजेपी के किसी बड़े नेता का यह पहला प्रोग्राम था और रैली में अमित शाह ने सीधी सीधी और साफ साफ बात की। अमित शाह ने कहा कि वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन का बिगुल बजाने आए हैं। 2024 में नीतीश और लालू की जोड़ी को चारों खाने चित करने आए हैं। बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाने के बाद बीजेपी ने पहली बार बिहार में रैली की। रैली काफी बड़ी थी, भारी भीड़ थी और इस रैली के लिए सीमांचल के उस इलाके को चुना गया था जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जहां बीजेपी कभी मजबूत नहीं रही। अमित शाह पूर्णिया में थे, कल किशनगंज में होंगे और आज पूर्णिया में अमित शाह की रैली में भीड़ जबरदस्त थी। इस रैली में पहली बार अमित शाह ने नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक किए। नीतीश कुमार को कुटिल, धोखेबाज, सत्ता का लालची, पीठ में छुरा घोंपने वाला, मौकापरस्त और अवसरवादी सब कुछ कह दिया। अमित शाह ने कहा, नीतीश को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। वो 24 साल से यही कर रहे हैं, जो कुर्सी पर बिठाए उसके साथ हो लेते हैं। अमित शाह ने लोगों से कहा कि लालू यादव को भी सावधान रहना चाहिए। हो सकता है प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश लालू का साथ छोड़कर कांग्रेस की गोद में बैठ जाए। मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मित्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? कान खोल कर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर
वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। सत्ता की कुटिल राजनीति से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। अमित शाह की आज की रैली पर जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों के नेताओं की नजर थी। लालू ने तो 2 दिन पहले ही कह दिया था अमित शाह पर नजर रखनी है, वो गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए बिहार के सीमांचल में आ रहे हैं। जेडीयू के नेता कान लगाकर अमित शाह के भाषण को सुन रहे थे, इसलिए जैसे ही रैली खत्म हुई रिएक्शन आने शुरू हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया से बात की और कहा कि सब बेकार की बातें बोली, सब झूठ बोला। ललन सिंह ने कहा कि धोखा तो बीजेपी देती है, दूसरों को बदनाम करती है, इसीलिए अब एनडीए की पार्टियां बीजेपी से दूर भाग रही हैं। ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह नैतिकता की नसीहत न दें, नैतिकता के मुद्दे पर बोलने से पहले उन्हें अपना इतिहास देखना चाहिए। धोखा नीतीश जी ने नहीं दिया, धोखा आपने दिया। आपके धोखा और आपके षड्यंत्र और धोखेबाजी के चलते आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है। जब आप 2019 में जीते थे तो 353 थे, 50 की संख्या थी सहयोगी दलों की। आज कौन सा सहयोगी दल आपके साथ है? तो धोखा तो आप दे रहे हैं, षड्यंत्र तो आप अपने सहयोगियों के खिलाफ करते हैं। आप नैतिकता का पाठ सिखा रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में जो किया दल बदल करके, वो नैतिकता थी। आपने महाराष्ट्र में जो किया दल बदल करा के, वो नैतिकता था। आप जो दिल्ली में प्रयास करने का आप असफल आपने प्रयास किया, वो नैतिकता था। आप अभी झारखंड में जो अस्थिरता का माहौल पैदा किए हुए हैं, वो आपका नैतिकता है। वाह, गजब नैतिकता का परिभाषा नया बना रहे हैं, नए ढंग से नैतिकता को परिभाषित कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को नए ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। जो भाजपा में है वो एकदम स्वच्छ छवि का है और जो विपक्ष में है वो भ्रष्टाचारी है। वाह, क्या कमाल का आपका विश्लेषण है गृह मंत्री जी। ललन सिंह की बातें सुनकर लगा कि अमित शाह का तीर निशाने पर बैठा। यह बात ललन सिंह भी जानते हैं कि अगर अमित शाह ने उस इलाके में बिगुल बजाया है जिस इलाके में उनकी पार्टी कमजोर है, तो इसकी पीछे रणनीति भी गहरी होगी। असल में सीमांचल के 4 जिलों में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। पूर्णिया में 44% मुस्लिम हैं, इसलिए इस इलाके में आरजेडी का वर्चस्व रहता है। इसीलिए जब अमित शाह ने पूर्णिया और किशनगंज में रैलियों का ऐलान किया तो सबसे पहला रिएक्शन लालू का ही आया था। बीजेपी जानती है कि वो यहां मुस्लिम वोटर्स को कंसोलिडेट करने के कारण जो वो इकट्ठे हो जाते हैं उसकी वजह से हारती है। क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट की ज्यादा उम्मीद नहीं रहती, इसलिए बीजेपी ने इस इलाके में हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में लामबंद करने की रणनीति पर काम शुरू किया है और आज इसका इशारा अमित शाह के भाषण में मिला। अमित शाह ने कहा, जब से लालू नीतीश साथ आए हैं तब से सीमांचल में डर का माहौल है, लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है। सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के
4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इतने दूर दूर से जो भीड़ आई है, ये लालू नीतीश की सरकार के लिए चेतावनी का सिग्नल है। इसके बाद अमित शाह ने नीतीश कुमार की रणनीति का खुलासा किया। बीजेपी हमेशा मानती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने लालू से हाथ मिलाया। वो खुद को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं, इसलिए वो विपक्ष की एकता की कोशिश में खुद को फ्रंट में रख रहे हैं। लेकिन आज अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुछ भी कर लें, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। 2024 में उन्हें जमीन दिख जाएगी। अमित शाह ने कहा कि 2024 में ट्रेलर दिखेगा जब नीतीश का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूटेगा। अमित शाह ने कहा कि जो लोग 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में ही ट्रेलर दिख जाएगा कि बिहार में आगे क्या होने वाला है। बिहार सरकार का चुनाव तो 25 में आएगा, मगर 24 में ट्रेलर आएगा। भारत सरकार की चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा। आपको तय करना है कि देश का प्रधानमंत्री, बोलो कौन बनेगा भाई? अरे जोर से बोलो कौन बनेगा, और जोर से बोलो कौन बनेगा। मुझे बताइए हाथ उठाकर, सभी लोग मोदी जी के साथ है? जोर से बोलिए है, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 24 के चुनाव में लालू नीतीश का सुपड़ा साफ करने का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। ऐसा लगा कि अमित शाह का पूरा भाषण तेजस्वी यादव ने भी ध्यान से सुना और यह बात उन्होंने खुद बताई। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह से ऐसे भाषण की उम्मीद नहीं थी, काम की बात करने के बजाय इधर उधर की बात करते रहे। यह नहीं बताया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया, बिहार का फंड क्यों रोक रखा है। तेजस्वी ने कहा कि जंगल राज का जुमला पुराना हो गया, अब इस तरह का भाषण सुनकर हंसी आती है। आप एक बात समझ जाइए, हमने क्या कहा था कि वो जब आएंगे तो बेकार की बात करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। क्या हुआ 15-15 लाख देने का? क्या हुआ बिहार को? कल तो हम ट्वीट किए थे, वीडियो डाले थे कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का 2014 का पूर्णिया का। उन्होंने क्या बोला कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, और तीसरा क्या बोला, स्पेशल अटेंशन देंगे। इस पे कोई चर्चा नहीं की गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे। रोजगार पे नहीं बात की, महंगाई पे नहीं बात की। बात क्या किया? हम तो पहले ही कह रहे थे ना, आएंगे तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। और क्या कह रहे थे कि हम बिहार को नंबर 1 राज्य बना देंगे। अरे भैया, 8 साल, कितना साल से भाजपा यहाँ सरकार में था भाई? बिहार में डबल इंजन कहाँ, क्यों नहीं बनाया? डबल इंजन था तो क्यों नहीं बनाया बिहार को नंबर 1 का राज्य? हर जगह जो भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में पैसा नहीं दिया जा रहा है, ग्रामीण सड़कों के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा बिहार में। सारा आंकड़ा हम लोग लेकर के बैठे हैं, इन लोगों के पास कुछ नहीं बोलना है। वही क्या भाषा कैसे बोल रहे थे, हम तो हंसी आ रही थी उनके भाषण को देख करके कि भाई सच में कॉमेडी शो चल रहा था। लोकसभा चुनाव में 20 महीने का वक्त है, बिहार के असेंबली इलेक्शन में 3 साल का वक्त है, लेकिन अभी से तैयारी शुरू हो गई है। ये दिखावा नहीं है, पोस्चरिंग नहीं है, ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी ने उन 140 सीटों पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है जिन पर
पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। इनमें से भी उन 60 सीटों पर ज्यादा फोकस है जिन पर पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी। बीजेपी के सबसे कुशल रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह को इन 60 सीटों में बिहार के सीमांचल की सीटें और पश्चिम बंगाल की कुछ डिफिकल्ट सीटों की जिम्मेदारी दी गई है और अमित शाह ने बिना देर किए सीमांचल से काम शुरू कर दिया। अब सीमांचल का गणित क्या है, वहां बीजेपी कमजोर क्यों है, यह भी समझ लीजिए। ये इलाके मुस्लिम बहुल हैं। किशनगंज में 67% मुस्लिम वोटर्स हैं, इसलिए वहां बीजेपी को मुकाबले में रहने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरी सीट है पूर्णिया की। इस सीट पर 44% मुस्लिम वोटर्स हैं, 44%। 56% हिंदुओं में यादव वोटर्स की संख्या भी 15% है, इसलिए सीट पर बीजेपी का पलड़ा कमजोर हो जाता है। इसके बाद आती है अररिया की सीट। इस सीट पर 32% मुस्लिम आबादी है। हिंदुओं में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित के नाम पर जातियों का वोट बट जाता है, इसलिए इस सीट पर भी बीजेपी कमजोर स्थिति में हो जाती है। इसीलिए अमित शाह ने अभी से काम शुरू कर दिया है। बीजेपी ने यह जिम्मेदारी अमित शाह को इसलिए दी है क्योंकि उनकी रणनीति क्लियर है कि अगर विपक्ष मुस्लिम वोट के पोलराइजेशन पर फोकस करता है तो बीजेपी हिंदू वोटों के कंसोलिडेशन पर काम करेगी। बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की है, लेकिन राहुल गांधी उन इलाकों में पदयात्रा निकाल रहे हैं जहां कांग्रेस सबसे मजबूत है। इसके साथ सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में भी लगी है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन कल से शुरू होगा। वोटिंग 17 अक्टूबर और काउंटिंग 19 अक्टूबर को होनी है, लेकिन आज करीब करीब यह तय हो गया कि गांधी परिवार के वफादार अशोक गहलोत ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनेंगे। आज अशोक गहलोत ने कह दिया कि वो पर्चा जरूर भरेंगे। अगर जीत गए तो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उनकी जगह राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अशोक गहलोत ने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उनके उत्तराधिकारी के नाम का फैसला तो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और सोनिया गांधी करेंगी। देखिए, तो मैं यहाँ कोची में खड़ा तो नहीं कह सकता। ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। अब गहलोत ने यह तो कह दिया कि अगर वो अध्यक्ष बनेंगे तो उनकी जगह मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सोनिया गांधी और अजय माकन तय करेंगे। जब गहलोत ने यह बात कही उस वक्त तो कोच्चि में थे। इसके बाद अशोक गहलोत शिरडी पहुंचे, साईं बाबा के दर्शन किए। शिरडी में अशोक गहलोत ने कह दिया, जब तक चुनाव नहीं होता, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक कैसे बता दें, कैसे कह दें कि कौन क्या बनेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा। पहले आ रहा था कि मैं मुख्यमंत्री को छोड़ना नहीं चाहता हूँ जी। जब तक कोई तय नहीं हो कि मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट में खड़ा होना है जी, तब तक कोई क्या बोलेगा। मैं मेरे साइलेंट रहा। मीडिया चलाता रहा कि भाई ये मुख्यमंत्री पद से जाना नहीं चाहते हैं, यही जाना चाहते हैं। हाँ। ये मैंने जरूर कहा, अभी भी मैं कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ और फॉर्म भरने के बाद भी कहूँगा। इस गांव से मैं पैदा हुआ, वहाँ की सेवा मैं जिंदगी भर करता जाऊँगा, अंतिम सांस तक करता जाऊँगा। ये कहने में क्या हर्ज है। पार्टी ने मुझे पिछले 40 साल 3 बार केंद्रीय मंत्री जी, 3 बार AICC का महामंत्री, 3 बार PCC प्रेसिडेंट और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। तो मेरे लिए तो जिंदगी में सब कुछ मेरे को सम्मान मिला है, जिम्मेदारी मिली है। अब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस हाईकमान मुझे कहे कुछ भी, वो मुझे करना ही है, करना ही चाहिए। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद अशोक गहलोत शिरडी से सीधे जयपुर पहुंचे और अपने कुछ मंत्रियों से मिले। हालांकि यह कहा जा रहा है कि इन मंत्रियों ने गहलोत से मिलने के लिए पहले से ही वक्त मांगा हुआ था। नए सियासी डेवलपमेंट से इस मीटिंग का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आज अशोक गहलोत के जयपुर पहुंचने से पहले ही उन्हें सपोर्ट करने वाले विधायकों ने कहना शुरू कर दिया था कि अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव
अशोक गहलोत की लीडरशिप में लड़े जाते हैं तो कांग्रेस की जीत तय है। अब तक उनके कार्यकाल में जितने उपचुनाव हुए कांग्रेस पार्टी ने 3/4 स्थानों पर विजय प्राप्त की है। यह अपने आप में जाहिर करता है कि राजस्थान में उनकी किस रूप में लोकप्रियता है। इसलिए आपको लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में वो एज ए सीएम कंटिन्यू करेंगे तो गवर्नमेंट विल रिपीट है? बिल्कुल मेरा मानना है उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो लोगों का समर्थन कांग्रेस के लिए उमड़ेगा और कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। ये सच्चाई है कि श्री अशोक गहलोत साहब हमारे अभिभावक के रूप में उन्होंने हमेशा हम लोगों को समझा है। हमेशा हमने जब भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनसे जो भी चर्चा की है, जब भी बजट सत्र आता है उसमें भी जो चीज़ें हमने क्षेत्र के लिए मांगी है हमेशा उन्होंने देने का काम किया है। और हमारी पूरी आस्था जिस तरह से एक अभिभावक होता है, गार्जियन होता है, माननीय अशोक गहलोत साहब ने। कांग्रेस में चर्चाएं बहुत सारी हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ शशि थरूर इलेक्शन लड़ेंगे, वो G23 के उम्मीदवार होंगे। दिग्विजय सिंह मैदान में उतरेंगे। कुछ लोग मनीष तिवारी का नाम उछाल रहे हैं। लेकिन अभी तक जो दिखाई दे रहा है उससे क्लियर है कि पर्चे कोई भी भरे, स्क्रूटनी किसी की भी हो, वोटिंग हो या ना हो, काउंटिंग हो जाए, लेकिन चुनाव अशोक गहलोत ही जीतेंगे। अशोक गहलोत ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनेंगे क्योंकि राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने इसका फैसला कर लिया है। राहुल गांधी का मिशन यह है कि किसी तरह से यह इंप्रेशन साफ हो जाए कि हमेशा गांधी परिवार के लोग ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। अगर कुछ गड़बड़ ना हुई तो राहुल ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब अशोक गहलोत अपने मिशन में लगे हैं। उनका मिशन यह है कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए। गहलोत की कोशिश होगी कि उनके बाद उनके किसी नॉमिनी को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो मानते हैं कि पार्टी का भला इसी में है। अब एक खबर महाराष्ट्र से। आज 2 महीने के बाद उद्धव ठाकरे के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। 2 महीने बाद उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स नाचते गाते दिखाई दिए। शिवसेना भवन के सामने आज रौनक दिखी, ढोल नगाड़े बजे। खुशी की वजह, शिवसेना को हाईकोर्ट से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत मिल गई। असल में बाला साहब ठाकरे के जमाने से ही शिवसेना शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करती आई है। यह शिवसेना के कैलेंडर का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता था। लेकिन अब शिवसेना के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के साथ हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई। एकनाथ शिंदे खुद को असली शिवसेना बताते हैं। उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों के गुटों ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की परमिशन मांगी थी। शिंदे गुट को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में दशहरा रैली करने की परमिशन मिल गई है। लेकिन शिवाजी पार्क में रैली की परमिशन न मिलने से उद्धव ठाकरे परेशान थे, क्योंकि परमिशन न उद्धव ठाकरे को मिली न शिंदे के गुट को। उद्धव ठाकरे के गुट ने हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट ने फैसला आज उद्धव के पक्ष में दिया। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो शिवसेना को लगा उनकी बड़ी भारी जीत हो गई और नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कोर्ट यानी हम कहते हैं न्याय देवता, हमारी श्रद्धा है और वही श्रद्धा या विश्वास आज उसका अनुभव हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं मेरे सब शिवसैनिक और जो भी जितने सारे लोग महाराष्ट्र से आने वाले हैं, मेरी माताएं हैं, बहनाएं हैं, भाई हैं, सबको कहता हूं कि अब अपने ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी पिछले 55-56 साल की परंपरा है, उसको कलंकित ना होने दें। आइए, जोश से आइए, लेकिन हमारी जो परंपरा है वो हमें आगे लेके जानी है। इसलिए आप डिसिप्लिन और फिर से एक बार कहता हूं, उस परंपरा को कायम रखने के लिए उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इस तरीके से बताऊं। उद्धव ठाकरे ने हाईकोर्ट के फैसले को शिवसेना की जीत बताया और इसके बाद उद्धव ने कहा कि आज की जीत तो शुरुआत है, इसी तरह सभी मामलों में शिवसेना की जीत होगी। हाईकोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोर्ट का फैसला है, इस पर मैं क्या कहूं।
सरकार अदालत के फैसले का पालन करेगी, लेकिन किसी को नियम तोड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कोर्टाचा निर्णय आहे, त्याच्यावर काय प्रतिक्रिया द्यायची आहे? दशहरा रैली को लेकर कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर क्या प्रतिक्रिया दें? कोर्ट ने जो बोला उस पर प्रशासन अमल करेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने में सभी को मदद करनी चाहिए। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, सरकार इसका ध्यान रखेगी। शिवसेना को शुभकामनाएं। शुभेच्छा। अब शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे दशहरा रैली करेंगे। इसके बाद दावा करेंगे वही असली शिवसेना है और कहेंगे अब तो कोर्ट ने भी मान लिया, इसलिए उन्हें ग्राउंड मिला है। लेकिन समझने वाली बात है कि हाईकोर्ट ने फैसला इस आधार पर नहीं दिया कि कौन असली शिवसेना है और कौन नकली। हाईकोर्ट ने बीएमसी की लापरवाही और उनके मनमाने रवैयों को देखकर फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के गुट ने 22 अगस्त को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की परमिशन के लिए अर्जी दी थी। बीएमसी ने 1 महीने तक कोई फैसला नहीं किया। जब उद्धव ठाकरे के गुट ने हाईकोर्ट में अर्जी दी, सुनवाई की डेट फिक्स हो गई, तो बीएमसी ने 22 सितंबर को यानी एक दिन पहले उद्धव गुट की अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने फैक्ट्स मंगवाए। पता लगा कि बीएमसी ने 21 सितंबर को पुलिस की रिपोर्ट मांगी। उसी दिन पुलिस की रिपोर्ट भी मिल गई और अगले दिन बीएमसी ने इस आधार पर उद्धव ठाकरे के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बीएमसी के रवैये को गलत माना, भेदभावपूर्ण माना और इसका फायदा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिला और हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अब उद्धव ठाकरे इसे असली शिवसेना की जीत बताएंगे। ये कहेंगे कोर्ट ने हमें असली माना है। राजनीति में यही होता है, सब परसेप्शन का खेल है। आजकल अखिलेश यादव भी सड़कों पर हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा से समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक सड़क पर मार्च किया और इसके बाद अपनी पार्टी के विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे। अखिलेश ने राज्यपाल से मोहम्मद आजम खान को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपा। इल्जाम लगाया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आजम खान और उनके परिवार को बेवजह परेशान कर रही है। एक केस में राहत मिलती है तो 2 नए झूठे केस लगा देती है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को खत्म करने की साजिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा उन्हें उम्मीद है कि राज्यपाल के चौखट से न्याय जरूर मिलेगा, आजम खान का हैरेसमेंट बंद होगा। आदरणीय आजम खान साहब के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है और लगातार जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर के जानकारी दी है और हमने आग्रह किया है कि आपके माध्यम से न्याय मिल सकता है। आदरणीय गवर्नर उनसे यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहें। वो जहां बीमार हैं, कोविड में उनके साथ जो इलाज हुआ, लगातार तकलीफ परेशानी में रहे, जेल में रहना पड़ गया उनको। इसलिए हमारा निवेदन था कि सरकार से कहें आदरणीय गवर्नर कि सरकार अन्याय उनके साथ न करे। अब मैं उसको दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के इल्जामात को बेबुनियाद बताया। मौर्य ने कहा कि जो गैर कानूनी काम करेगा उस पर एक्शन तो जरूर होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजम खान की यूनिवर्सिटी में जो रेड मारी गई, उनमें ऐसा सामान मिल रहा है जिस पर जबरदस्ती कब्जा किया गया था। इसलिए कहना गलत है कि आजम खान पर बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। सबसे ज़्यादा श्री अखिलेश यादव जी परेशान हैं, सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोग परेशान हैं। जनता ने उन्हें पैदल किया है, साइकिल भी उनकी छीन लिया है और वो पैदल ही चलेंगे। आज गवर्नर के पास भी गए थे और कहा कि विधायकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे फंसाया जा रहा है। आजम खान का नाम लिया कि उनके ऊपर बहुत सारे फर्जी मुकदमे सरकार लगा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जनता भयमुक्त है, अपराधी भयग्रस्त है। अगर कोई अपराध करता है, कोई चोरी करता है, कोई सरकारी संपत्ति चुरा करके कहीं अपना छिपा करके रखता है और पुलिस को पता चलता है तो पुलिस जाकर के जांच करती है, वहाँ सामान बरामद होता है, तो ये अपराध नहीं है। और इस ऐसे मामले में अगर पुलिस कार्रवाई
करती है तो पुलिस पर आरोप लगाते हैं। आजम खान उत्तर प्रदेश के पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं। उनके खिलाफ जो इल्जाम है उनके कद को देखकर छोटे लगते हैं, लेकिन किसी को क्या लगता है इससे क्या हो सकता है? पुलिस के दावे क्या हैं इससे भी कुछ नहीं होता। गुनहगार हैं या बेगुनाह हैं इसका फैसला सबूतों के आधार पर अदालत में होता है। इसलिए आजम खान के खिलाफ केसेस में अदालतों के फैसलों का इंतजार करना चाहिए। जहां तक अखिलेश यादव के सपोर्ट का सवाल है तो मुझे लगता है कि जब आजम खान को पार्टी के नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त अखिलेश यादव सिर्फ ट्वीट करते रहे। जेल में रहकर आजम खान ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, तब जाकर छूटे। इसकी टीस आजम खान के दिल में जरूर होगी। अखिलेश भी अब इस बात को समझने लगे हैं, इसीलिए आजम खान के सपोर्ट में सड़क पर उतरे हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सपोर्टर्स भी सड़कों पर उतरे, क्योंकि कल देश भर में पीएफआई के 202 ठिकानों पर रेड हुई थी, 106 लोग पकड़े गए थे। इसके विरोध में आज पीएफआई ने तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पीएफआई के प्रोटेस्ट का असर सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ शहरों में देखा। केरल में तो पीएफआई ने आज बंद की कॉल दी थी। इस दौरान पॉपुलर फ्रंट के वर्कर्स ने कई जगह हिंसा की, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, संघ और बीजेपी के दफ्तरों पर हमले किए, पेट्रोल बम फेंके, पत्थरबाजी की। तिरुवनंतपुरम के अलावा कन्नूर और कोच्चि में पीएफआई के वर्कर्स ने जमकर हंगामा किया। कोच्चि में प्रोटेस्ट के दौरान जब पीएफआई के सपोर्टर्स ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर हमला किया, जो भी गाड़ी सड़क पर दिखी उस पर पत्थरबाजी की, कई बसों और कारों के शीशे तोड़ दिए, बाइक सवारों को रोककर पीटा। जो लोग भी बंद की कॉल के बावजूद घरों से निकले, पीएफआई ने उन्हें निशाना बनाया। केरल में मलप्पुरम, कन्नूर, कोझिकोड और कासरगोड जिलों में जगह जगह हिंसा हुई। कन्नूर में आरएसएस के दफ्तर पर बम फेंका गया। त्रिवेंद्रम, कोच्चि और कोझिकोड में पीएफआई सपोर्टर्स ने बसों पर पथराव किया। पथराव से बचने के लिए कई जगह बस ड्राइवर्स ने हेलमेट पहनकर ड्राइव की। केरल में पीएफआई के हंगामे पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने नाराजगी जताई। गवर्नर साहब ने कहा कि सरकार पीएफआई के लोगों के साथ नरम रुख दिखा रही थी, इससे इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई। अगर प्रशासन सख्त हो तो इस तरह से उत्पात मचाने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। आप will you have respect for the national institutions or not? And if you have respect for the national institutions, take legal recourse. If you feel aggrieved, then go take legal recourse. इन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि इनको मुझे ये कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि केरला की घटनाएं अगर आप देखिए तो इनको बहुत जैसे प्यार के साथ जो कानून तोड़ने वाले के साथ जो होना चाहिए वो नहीं किया गया है। पहले आप मुख्यमंत्री जो चीज कह रहे हैं उन्हें ज्यादा जानकारी है, मेरे एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मेरे मानने से भाई मेरे मानने से नहीं होता, मानने से होता है प्रोफेसर के हाथ काट दिए, आपके पास सामने साक्ष्य है। केरल के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी पीएफआई के लोगों ने खूब हंगामा किया। पुणे में पीएफआई के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कार्यकर्ता सड़कों पर निकले, जाम लगाने की कोशिश की, नारेबाजी की, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण ज्यादा हंगामा नहीं कर पाए। पीएफआई के लोग हंगामा कर रहे हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। आज समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट देश के दूसरे सियासी संगठनों जैसा ही है, उसके नेताओं के खिलाफ इस तरह का एक्शन ठीक नहीं है, सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है।
ये जो पार्टी है, ये पॉपुलर ऑफ इंडिया क्या कहलाती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है इसका नाम, PFI। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के खिलाफ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में है, अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रहा है तो उनको, उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है? उनको जैसे और पार्टियां चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एतबार से अगर ये पार्टी भी अपना काम कर सकती है तो उसको काम करने दें, और कानून के खिलाफ कोई बगावत का कोई मामला हो तो उसको देखें। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके उसमें कोई बगावत तो नहीं है। वैसे यकीन करना तो मुश्किल है कि शफीकुर रहमान बर्क ये नहीं जानते होंगे कि PFI क्या है। उन्हें यह नहीं मालूम हुआ कि उसका एजेंडा क्या है। और अगर वाकई में उन्हें नहीं मालूम, कुछ और भी लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता, तो मैं सबके लिए बता देता हूं कि आज ही NIA की तरफ से यह जानकारी मिली है कि PFI के लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्द बनने के लिए उकसा रहे थे। PFI के कुछ नेता ISIS की आतंकवादियों के संपर्क में थे। विदेशों से उन्हें फंडिंग मिल रही थी। 2018 में 120 करोड़ रुपए PFI के खातों में जमा हुए। ये पैसा किसने दिया, कहां से आया, किसी को नहीं मालूम। जांच एजेंसियों का दावा है कि PFI के मेंबर्स आतंकी हमलों के लिए घातक हथियार और विस्फोटक जुटाने में लगे हुए थे। इसके बाद भी बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, PFI खतरनाक संगठन है तो अब तक खुफिया एजेंसियां और जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यह सवाल भी मैंने अफसरों से पूछा। उनका कहना है कि PFI के लोग एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये लोग समाज की मुख्य धारा में रहकर अपना काम करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई सोशल वर्कर है। जांच करने वाले अफसरों का कहना है कि PFI के लोग इतने चतुर हैं कि फुटप्रिंट भी नहीं छोड़ते, जिसके कारण उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। इन्हीं लोगों के लिए अर्बन नक्सल जैसे शब्द बने हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अर्बन नक्सल की चर्चा की। मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सल से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। मोदी ने कहा ये लोग देश में विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रोक देते हैं, वर्ल्ड बैंक तक पहुंच जाते हैं, फंडिंग रुकवा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस मौके पर मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सल की साजिश कितनी खतरनाक हो सकती है, उनका असर कितना खतरनाक हो सकता है, इसका सबसे बड़ा सबूत सरदार सरोवर परियोजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तरक्की के रास्ते का रोड़ा बने ये अर्बन नक्सल अब ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया के बड़े बड़े फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF तक इनकी पहुंच हो गई है। हमने देखा है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था। आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, ये एकता नगर में, ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था। लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया। और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया।
मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं, और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हर रुकावट आ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजिशों को, जो वर्ल्ड बैंक तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़े बड़े जुडिशरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना अपप्रचार कर देते हैं, चीजें अटक जाती है। मैं चाहता हूं कि हमें इन सारे विषयों में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच अपना कर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करे। नरेंद्र मोदी की बात सही है कि कुछ लोगों ने कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी स्थानीय लोगों के अधिकार के नाम पर, कभी आंदोलन करके, तो कभी कोर्ट में जाकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रोका। वक्त के साथ इन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट बढ़ती गई और कई जगह ये प्रोजेक्ट अनवायबल हो गए। देरी हुई सो अलग, लेकिन कोई ऐसे एक्टिविस्ट से लड़ना नहीं चाहता था। मोदी ने इस परंपरा को बदला, पहले गुजरात में और फिर दिल्ली आकर ऐसे अर्बन नक्सलियों से लड़ने की हिम्मत दिखाई, योजनाओं को पूरा करवाया। हालांकि अर्बन नक्सल्स ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, वो आज भी पूरी ताकत से मोदी के खिलाफ लड़ने में लगे हैं और अब पूरी दुनिया में उनकी ताकत है। आज इसका एक सबूत लंदन में दिखाई दिया। ब्रिटेन के लेस्टर और स्मेथविक शहरों में हिंदू मंदिरों पर मुसलमानों ने हमला किया। हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किए, सबके वीडियो आए, लेकिन अचानक इस मामले में मोदी का नाम जोड़ दिया गया। ब्रिटेन में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है और इसके पीछे ग्लोबल आउटरीच की पुरानी टूल किट है जो फिर से एक्टिव हो गई है। ये तस्वीरें ब्रिटेन के शहरों में प्रोटेस्ट की हैं। आप प्रोटेस्टर्स के हाथ में बैनर और पोस्टर देखकर ही समझ जाएंगे कि आखिर मामला क्या है, इरादा क्या है। यह असल में विदेश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और आरएसएस के विरोध में एक कैंपेन है। यह वही टूल किट है जो हमने किसान आंदोलन के दौरान भी देखी थी, जब कुछ ग्लोबल इन्फ्लुएंसर से ट्वीट करवाए गए, सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन चलाकर मोदी पर, आरएसएस पर फासिस्ट होने का इल्जाम लगाया गया। वही टूल किट ब्रिटेन में हिंदू मुस्लिम टकराव के बाद एक्टिवेट कर दी गई। वही नारेबाजी हो रही है जो एक जमाने में जेएनयू में सुनाई पड़ी थी। आजादी, 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 हमारा आजादी, सरकार की बोलो आजादी, जोर से बोलो आजादी, हमको भी सुना दो आजादी, हमको भी सुना दो आजादी। Who are the fascists? BJP, RSS. 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 आजादी, हमारा आजादी। अब बड़ा सवाल यह कि ब्रिटेन में प्रोटेस्ट कर रहे ये लोग हैं कौन और किससे आजादी मांग रहे हैं। असल में ये वही अर्बन नक्सल का गैंग है जो ग्लोबल लेवल पर एक्टिव है। लंदन में यह प्रोटेस्ट इंडिया हाउस के सामने किया गया। वैसे तो यह प्रदर्शन हिंदू मुस्लिम समुदाय की एकता के लिए था, लेकिन बातें क्या हो रही थी वो भी आप सुन लीजिए। आजादी जो तुम ना दोगे, आजादी जो तुम ना दोगे, आजादी हम जीत के लेंगे, आजादी सरकार के बोलो, आजादी ये अर्श ला दो, आजादी ये अर्श ला दो, आजादी हम लेके रहेंगे।
for unity among all the South Asian communities in this country. And we're here because we're saying to Narendra Modi, stop dividing our communities, stop sending your fascists to create violence on our streets. And we know that that's where it's coming from. So that's why we're here today. पता यह लगा कि ब्रिटेन में एंटी मोदी कैंपेन साउथ एशिया सॉलिडेरिटी नाम का ग्रुप चला रहा है। यह ग्रुप पूरे ब्रिटेन में बीजेपी आरएसएस के विरोध में प्रोग्राम करता है। कभी कश्मीर की बात करता है तो कभी मुसलमानों पर जुल्म के आरोप लगाता है, कभी किसान आंदोलन की बात करता है। साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप की वेबसाइट इन सारे टॉपिक से भरी पड़ी है। भीमा कोरेगांव की हिंसा हो, शाहीन बाग का धरना हो, कानपुर और दिल्ली में हुए दंगे हो, हर मौके पर यह ग्रुप लंदन में इंडिया हाउस के सामने इकट्ठा होता है और मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, नारेबाजी करता है। जुलाई में भी इस ग्रुप ने लंदन में प्रोटेस्ट किया था। वहां क्या स्पीच दी गई, ये भी मैं आपको सुना देता हूं। British government is complicit in what's happening in India. They are complicit in the impending genocide which international scholars of genocide are warning us about. People who predicted the Rwanda genocide are saying that India is going to be next with a genocide of its Muslim community. And we can't forget that while the JCB bulldozers were being sent by Modi's government to destroy Muslim homes in Delhi, in UP, and most recently, as we all saw, the brave activist Afrin Fatima's home in Allahabad was destroyed. ऐसी बातें सुनने के बाद ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है और इनके इरादे क्या हैं। लेकिन मोदी के खिलाफ इस तरह का प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। ये कैंपेन तो 2002 से चल रहा है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मोदी ने कभी ऐसे प्रोटेस्ट की परवाह नहीं की। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश विदेश की कई ताकतें इस कैंपेन में शामिल हो गई, लेकिन पिछले 8 साल में जितने विरोधी जमा हुए उससे कई गुना ज्यादा मोदी के प्रशंसक विदेशों में एक्टिव हो गए। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को जब यह लगा कि मोदी की वजह से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने अपने देशों में उनका मान बढ़ा है, तो मोदी के एक्टिव सपोर्टर बन गए। और इसलिए मोदी को आज भी ऐसे विरोधियों की, उनके नारों की कोई परवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं। इस वक्त कोलकाता में वेटिकन की थीम पर बने पंडाल की सबसे ज्यादा चर्चा है। इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इस दुर्गा पंडाल को वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च की थीम पर तैयार किया गया है। पंडाल के बाहर चारों तरफ देवताओं के बजाय एंजल्स की मूर्तियां रखी हैं। इस पंडाल के भीतर मदर मेरी की तस्वीर है। चर्च की तरह कैंडल स्टैंड्स पर मोमबत्तियां लगाई गई हैं। पंडाल के भीतर भी जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां हैं। सिर्फ बीच में देवी दुर्गा की बड़ी सी मूर्ति है। यह पंडाल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने तैयार करवाया है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को इस पूजा पंडाल का उद्घाटन किया था। पिछले साल यह पंडाल बुर्ज खलीफा की थीम पर तैयार किया गया था। हालांकि पिछले साल कोरोना का भी खतरा था, भारी भीड़ उमड़ने लगी तो इसे बंद करना पड़ा था। पिछले 2 साल से दुर्गा पूजा के त्योहार का रंग फीका जरूर रहा, लेकिन इस साल दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरी रंगत में हैं, पूरे उत्साह से की जा रही हैं। ममता की सरकार में मंत्री सुजीत बोस ने बताया कि करीब 2 महीने तक 100 से भी ज्यादा कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके ये भव्य पंडाल तैयार किया है। पिछले साल भी हम लोग बुर्ज खलीफा बनाए हैं। वो देश का बाहर का जो इंटरनेशनल भी जो शिल्प सौध है वो भी बनाता है हम लोग। इस साल भी वेटिकन बना है, हम लोग वेटिकन किया है, वो भी देखा भी है। सब लोग जाना नहीं सकते है उधर। कुछ चीज़ इधर बनेगा तो
लोग को अच्छा ही लगेगा। कुछ लोगों ने इस पंडाल की आलोचना की है, इस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा को वेटिकन सिटी के थीम में बनाने को लेकर किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। इसे सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक मानकर इसका स्वागत करना चाहिए और जिस कलाकार ने इसकी कल्पना की, इसका निर्माण कराया, उसकी भावना का भी सम्मान तो होना चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूं बेमौसम बरसात के बारे में। अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और जोर की बारिश है। बारिश की वजह से कई इलाकों में लोग दिन भर जाम से जूझते रहे। इस वक्त भी कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। खराब मौसम की वजह से 24 सितंबर को राष्ट्रपति भवन के कैंपस में होने वाले समारोह को कैंसिल करना पड़ा है। ये तस्वीरें गुड़गांव की हैं। किस कदर पानी भरा हुआ है, किस कदर गाड़ियां डूबी हुई हैं, किस कदर लोग परेशान हैं, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। ये तस्वीरें भी गुड़गांव की सड़कों की हैं। सड़कें एक तरह से नदी बन गई हैं। रास्ते में जगह जगह गाड़ियां खराब हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से तो बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें आई। तस्वीरों से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया हो। कुछ इलाकों में 1 मंजिल तक घर पानी में डूब गए। गाड़ियां तो पूरी तरह पानी में समा गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सितंबर के महीने में इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी। मकान में नीचे पानी भर चुका है बारिश लगातार होने की वजह से, इसलिए है छत पर एक महिला टिकी हुई है। बाकी बच्चों को सबको इनको बाहर निकाल कर दूसरे घर में शिफ्ट किया गया है और उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। लोगों के मकान डूब रहे हैं, मकानों में से सामान निकलवा के ऊंचे मकान उनमें ला रहे हैं। उन सामान को बच्चों को निकाल रहे हैं, बड़े समझदारों को निकाल रहे हैं। गाड़ी बच्चों को और फ्री बेकार हो गए सब लोगों के। ये तस्वीरें फिरोजाबाद की हैं। देखिए किस कदर पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है और ऐसे बहुत सारे अलग अलग शहरों की तस्वीरें मेरे पास में हैं। समय नहीं है तो बहुत सारी तस्वीर आपको दिखा सकते थे और लोग किस कदर परेशान है ये हम समझ सकते थे। यूपी, दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा के लोगों को भी चेतावनी दी गई है, सावधान रहने की जरूरत है। अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।